तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं वो देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की जो डेफिनेशन है उसको अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी कैन एसोसिएट ए नंबर, और ये जो नंबर है दिस कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, कोई सा भी हो सकता है, एंड द नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब ये जो अपन बोल रहे हैं ना कि जो नंबर अपन एसोसिएट कर सकते हैं हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, तो ये नंबर अपने को कैसे मिलता है वही आज अपन पढ़ने वाले हैं। साथ में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपने सिलेबस में क्या है इन आवर सिलेबस। फर्स्ट अपन बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर अप टू 3, और ध्यान रखना यहाँ पे विद रियल एंट्रीज की बात करेंगे अपन। जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, अपने सिलेबस में नहीं है वो चीज, विद रियल एंट्रीज। सेकंड अपन देखेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद में अपन बात करेंगे माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एंड थर्ड एंड लास्ट अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और एप्लीकेशन पार्ट में अपन पहला क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स अपन कैसे निकाल सकते हैं। बी अपन देखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट सी अपन इसमें देखेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 वेरिएबल यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अपने सिलेबस में लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है यूजिंग डिटर्मिनेंट वो 3 वेरिएबल्स तक ही है, उससे आगे नहीं है। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके अपन इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहाँ अपन पढ़ेंगे अप टू ऑर्डर 3। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ऑर्डर 1 वाला। तो मैं बोलता हूँ लेट से अपने पास में एक मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर है 1 by 1, मतलब सिंगल एलिमेंट है भाई उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट जब भी किसी मैट्रिक्स का लेते हैं तो वहाँ जैसे ये कैपिटल ए है तो अपन एक मॉड्यूलस जैसा साइन लगाते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में मॉड्यूलस नहीं है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है तो ये इसके इक्वल ही हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ए ओनली। सेकंड अपन बात करेंगे ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 1 है। तो सबसे पहले अपन ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेट से मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट्स को जनरलाइज कर देते हैं। मैं बोलता हूँ लेट से A11 A12 A21 A22। ओके, तो ये अपना ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स हो गया भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब इसका जब अपन डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो कैसे लेते हैं। अब क्या करो, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो और उसमें से माइनस कर दो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन को। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, दैट विल बी A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। तो ये ऑर्डर 2 की बात हो गई। थर्ड अपन बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सपोज करो अपन एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कैपिटल ए और इसके एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ भी अपन जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ लेट्स से दिस इज A11 A12 A13। तो ये अपना 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अपने को यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेना है। मैं बोलता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, अब ध्यान रखना है जब ऑर्डर 3 का अपने पास में मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन मतलब जैसे अपन ने ऑर्डर 2 में बात की थी कि इसको एक्सपेंड किया अपन ने, कैसे एक्सपेंड किया, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में भाई। अब यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा आउटपुट में। तो यहाँ पे आउटपुट एक नंबर लेने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को 6 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट अपन जो रोज हैं अलोंग कर ले। मैं बोलता हूँ कि ये अपनी रो 1 है भाई, दिस इज फर्स्ट रो। अलोंग रो 1 में इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, या फिर रो 3 के अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूँ, या फिर मैं अलोंग कॉलम्स भी अपन इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, सेकंड के, थर्ड के। तो टोटल 6 तरीके से अपन इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अलोंग रो 1 करके बताता हूँ ना किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। तो अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट रो के अलोंग। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, सबसे पहले अपने को जिस एलिमेंट, मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस रो के फर्स्ट एलिमेंट की, फिर उसके बाद सेकंड की, फिर थर्ड की बात करें। तो सबसे पहले आपको इस एलिमेंट को मल्टीप्लीकेशन में लिखना है A11 इंटू, मल्टीप्लीकेशन में लिखना -1 टू द पावर I प्लस जे। अब यहाँ पे I और J क्या है, तो इस एलिमेंट में देखो I क्या है, I इज जिस रो में ये है
और जे क्या है, जिस कॉलम में है। तो -1 की पावर i प्लस जे। अब ध्यान से देखो, अगर i प्लस जे एक इवन नंबर होता है 2, 4, 6, तो क्या होगा, ये पावर बेसिकली क्या करेगी, -1 को 1 में चेंज कर देगी, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे i प्लस जे मेरा ओड हो, तो उस केस में क्या होगा, -1 रहेगा। तो बेसिकली पूरे जो नंबर है अपना यहाँ पे उसको माइनस कर देगा ये। ओके, बट यहाँ पे इस केस में देखो अपना क्या है, 1 प्लस 1 क्या होगा, दैट विल बी 2। तो अगर यहाँ 2 आएगा तो -1 1 में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये a11 है, ऊपर जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है इसको मैं प्लस बोल दूं, इसको फिर ध्यान रखना अल्टरनेट आप साइन दे सकते हो। देखो फर्स्ट प्लस आ गया ना, 1 + 1 2 होता है, -1 की पावर कितना होगा, 2, दैट इज 1। तो ये प्लस, इसको माइनस, फिर मैं इसको प्लस लिख सकता हूँ। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम की बात करें, देखो ये अपना ऊपर वाला प्लस हो गया फर्स्ट एलिमेंट, तो नीचे वाला माइनस फिर प्लस। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड रो की बात करूं तो ये माइनस हो गया तो प्लस माइनस। थर्ड रो की बात करें तो ये प्लस हो गया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप प्लस माइनस कर सकते हो और ये चीज अपन हटा सकते हैं यहाँ से, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट जो है -1 की पावर दिस, आप सिंपली क्या करो, ये साइन यूज कर लो इसके साथ, क्लियर है ना। ओके, तो मैं इस चीज को हटा रहा हूँ। इनटू, अब अपने को इनटू क्या करना है, अब देखो ये 3/3 का डिटरमिनेंट है ना। अपने को 2/2 के में पता था कि आप क्या करो, डायगनल्स के जो एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई करके उसमें से ऑफ डायगनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो आप क्या करो, ये जो एलिमेंट है जिस रो और कॉलम में है उसको एक बार भूल जाओ, उसको आप डिलीट कर दो दिमाग से। अब अपने पास में क्या बचा, अपने पास में 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बचा और इसको सॉल्व करना अपने को आता है। तो a11 के मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, दैट विल बी, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, उसमें से माइनस कर दो इसके ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स को। तो यहाँ से अपना आएगा a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32। तो फर्स्ट एलिमेंट की तो अपनी बात होगी, करस्पॉन्डिंग a11 अपन फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात होगी। अब बात करते हैं अपन a12 की। अब यहाँ पे a12 के साथ में साइन क्या आएगा, माइनस आएगा ना। ऊपर देखो अपन ने लगाया था ऑल्टरनेट, अपन ने बात की थी इसकी, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे -a12। ओके, अब आप क्या करो, ये जिस रो और कॉलम में है एलिमेंट उसको भूल जाओ। बचा हुआ अपने पास क्या आया, स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो इसको करना अपने को आता है। दिस विल बी a21 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a31। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इस थर्ड एलिमेंट की, इसके साथ में साइन क्या है, प्लस, तो सिंपली प्लस कर दो यहाँ पे। तो दिस विल बी प्लस a13 इंटू, अब आप क्या करो, इसको मैं हटा देता हूँ। अब अपन ये जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको भूल जाओ, बचा हुआ जो अपने पास में डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व कर लेंगे, ऑर्डर 2 का है। तो ये हो जाएगा a21 इंटू a32 माइनस a22 इंटू a31, और ये इसका एक्सपेंशन हो गया। और अपने सिलेबस में ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट ही हैं, उससे ऊपर नहीं है। ऑर्डर 3 से नीचे वाले हैं, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। ऑर्डर 1 और 2 देख लिए थे, 3 यहाँ पे देख लिया। ओके, अब कुछ जरूरी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बोलेंगे अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। अब यहाँ पे देखो, अपन ने जब डिटरमिनेंट लिया, तो जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिया, तो इस केस में अपन क्या कर रहे थे, जैसे a11 है ये वाला, अलोंग फर्स्ट रो ले रहे थे, a12 a13, ये सारे के सारे देखो मल्टीप्लाई में जा रहे हैं। अगर मान लो इनमें से कोई जीरो हो जाए, कोई भी एलिमेंट, तो मान लो सेकंड वाला एलिमेंट जीरो हो गया, तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी ना, समझ में आ रही बात। तो आपको क्या करना है, आपको वो रो या कॉलम पकड़ना है जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो। जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो आप देखो कि कौन से रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है, उसको लेके उसके अलोंग आप एक्सपेंड कर दो। उससे होगा क्या, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स होंगे जिस रो और कॉलम के अलोंग कर रहे हो वो मल्टीप्लाई में जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे तो वो पूरे को जीरो कर देंगे और आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करेंगे। अब मान लो यहाँ पे मैं फर्स्ट रो के अलोंग किया मैंने एक्सपेंशन, सेकंड रो के अलोंग करता तो क्या करता, इसको पकड़ लेता भाई। अब इस एलिमेंट को करता तो देखो इसके साथ साइन क्या है, माइनस। ये जिस रो और कॉलम में उसको हटा देता, फिर अपने पास में वही ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट मिलता, उसको सॉल्व करते हैं अपन मल्टीप्लाई में करके। इसी तरीके से फिर सेकंड एलिमेंट को पकड़ते हैं, प्लस का है तो प्लस में जाता है, फिर उसके बाद में जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं, बचे हुए डिटरमिनेंट को अपन सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं उसको, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, फर्स्ट अपन बात करेंगे फॉर इजियर कैलकुलेशन, एक्सपेंड डिटरमिनेंट अलोंग ए रो और ए कॉलम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। सेकंड, यहाँ से एक प्रॉपर्टी देखेंगे अपन, है ना। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैंने बोला एक मैट्रिक्स ए, वो मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है अपना, मैं इसको बोल देता हूँ लेट्स 1 0 2 1। ओके,
एक मैट्रिक्स है अपने पास बी मैट्रिक्स को अपन क्या कर रहे हैं, एक का 3 टाइम्स कर देते हैं। 3 टाइम्स करेंगे तो क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ 3, 0, 6 और 3 ये आ जाए। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप डिटरमिनेंट निकालो। मैं बोलता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा, दिस विल बी 9 माइनस 0 9। अब यहाँ पे जो मेरा मैट्रिक्स बी है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ ए। बट जब मैंने डिटरमिनेंट लिया बी का वो क्या आया, वो आया 9 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। और ध्यान से देखो दोनों ही जो मैट्रिक्स है अपने 2 बाई 2 ऑर्डर के हैं भाई ना। तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डिटरमिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से अपन इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर बी जो मेरा मैट्रिक्स है वो 3 टाइम्स ऑफ ए है, या फिर मैं बोल दूं k टाइम्स ऑफ ए है, तो यहाँ पे b का डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू k टू द पावर n डिटरमिनेंट a। n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो ऑर्डर 2 ही है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से अपन इसको जनरलाइज कर देते हैं। मैं बोलता हूँ इफ b इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ a, मैट्रिक्स की बात हो रही है, देन डिटरमिनेंट ऑफ b will be equals to a to the power n determinant a, where n is order of square matrix a and b। दोनों जो मैट्रिक्स होंगे वो सेम ऑर्डर के होंगे और उसका ऑर्डर क्या होगा n। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, डिटरमिनेंट ऑफ b विल बी इक्वल a टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट a। क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ तक अपनी बात हो गई कि डिटरमिनेंट्स अपन कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग, और अपने सिलेबस में ऑर्डर 3 तक वो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, तो ये अपना फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाएगा डिटरमिनेंट्स का। अपन ने 9th-10th क्लास में सीखा है कि अपने को मान लो एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए। मैं बोलता हूँ लेट्स से ए वर्टिसेस है दैट इज 1 y1, बी वर्टेक्स जो है दैट इज x2 y2, एंड जो सी जो है उसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो अपन ने पढ़ा था कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी वो क्या होता है, हमने पढ़ा था हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। तो देखो इस एरिया को है ना अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। तो इस एरिया को लिखेंगे डिटरमिनेंट को अपन डेल्टा से भी शो करते हैं ना। तो डिटरमिनेंट फॉर्म जो है अपनी एरिया की वो अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आप क्या करो, जो इसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो वर्टाइसेस ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2, सी के हैं x3 y3, साथ में इसके मल्टीप्लीकेशन में आएगा 1/2। तो यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट है और ये फॉर्मूला है बेसिकली एक ही है। जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे अपन इस फॉर्मूला पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट्स से अपन इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे अपना 1 1 है भाई ये एलिमेंट, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस। तो जब एक्सपेंड करेंगे इसके अलोंग तो x1 सबसे पहले अपन देख लेते हैं। तो x1 को अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने को ये रो और कॉलम हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे बचा अपने पास में ये डिटरमिनेंट, तो इसको अपन लिख देंगे y2 माइनस y3, ठीक है। देखो फर्स्ट एलिमेंट आ गया अपना। उसके बाद में क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। मैं इसको बोल रहा हूँ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा इसके साथ माइनस x2। अब इस रो और कॉलम को अपन हटा देते हैं, तो यहाँ से बनेगा y1 माइनस y3। बट ध्यान से देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा x2 y3 माइनस y1, और यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना। तो यही अपने को मिल गया वापस। इसी तरीके से अपन जब x3 की बात करेंगे तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पे रो और कॉलम को हटा देंगे, क्या बनेगा y1 माइनस y2, वही चीज मिल गई अपने को। क्लियर है ना। चलिए अब इसमें अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। फर्स्ट जो पॉइंट है ध्यान रखना है, एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जब भी अपन डिटरमिनेंट यूज करते हुए किसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो वहां पे जो डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव आंसर भी दे सकता है, बट अपने बात कर रहे हैं एरिया की, तो वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे अपन, है ना। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपने को। अब वहीं पे अगर मान लो आपको एरिया दे दिया जाए और बोला जाए एक डिटरमिनेंट में कोई आपको वेरिएबल पता करने के लिए बोले, तो आप क्या करेंगे इस केस में, इसको जब इक्वल करेंगे ना, एरिया दिया हुआ है, एरिया पता है एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, बट डिटरमिनेंट तो दोनों वैल्यू दे सकता है ना, प्लस माइनस, तो अपन वहां पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज लेंगे उस एरिया की। सेकंड इज इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट और कैलकुलेट। एंड थर्ड जो पॉइंट है अपना वो ध्यान रखना है, ये अपन ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि अगर मान लो 3 जो पॉइंट है वर्टाइसिस वो अगर कोलिनियर हो गए तो उस केस में क्या होगा, तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा भाई, कोलैप्स कर गया ना भाई। इस तरीके से होता तो एरिया कुछ बनता है यहाँ पे, बट ये जो थर्ड पॉइंट है ये वाला, मान लो ये इसी लाइन पे आ जाए तो जो अपना ट्रायंगल है वो क्या कर गया, कोलैप्स कर गया, तो यहाँ एरिया विल बी
0। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं इफ एरिया ऑफ ए एंगल इज 0 दिस मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? वर्टाइसेस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। माइनर्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से और कोफैक्टर को अपन कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। एनसीईआरटी बुक में कोफैक्टर के लिए कैपिटल A यूज किया है, पर वहाँ कंफ्यूजन होगा क्योंकि अपन ने कैपिटल A क्या बोला है, मैट्रिसेस भी लेते हैं अपन कई जगह पे। तो यहाँ कोफैक्टर के लिए मैं कैपिटल C लूंगा। ठीक है, और ध्यान रखना माइनर्स और कोफैक्टर्स होते हैं ये किसी एलिमेंट के होते हैं एक डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, तो अपन बात करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो यहाँ विद एग्जांपल्स के साथ मैं बताऊंगा माइनर्स और कोफैक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं। मान लो अपन पहले बात करेंगे माइनर्स की, कैपिटल है। लेट्स से अपने को एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट इज लाइक दिस a11 a12 a13। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे माइनर निकालना है, लेट्स से a11, इस एलिमेंट का माइनर निकालना। तो इसका माइनर निकालने के लिए सबसे पहले अपन इस माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे माइनर m11। इसका मतलब ही क्या है, अपन बात कर रहे हैं एलिमेंट a11 की, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनर बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, जो एलिमेंट है वो जिस रो में है उस रो को हटा दो और जिस कॉलम में है उसको हटा दो, और बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पे m11 क्या हो गया, दैट इज डिटरमिनेंट a22 a23 a32 एंड a33। और इसको फर्दर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज a22 इंटू a33। डिटरमिनेंट कर रहे हैं भाई सॉल्व अपन ऑर्डर 2 का, a23 इंटू। इसी तरीके से मान लो आपको मैं बोलता बताओ m32 क्या होता, तो यहाँ पे सिंपली ये जिस रो में है उसको हटा दो, जिस कॉलम में उसको हटा दो, बचे हुए का आप लिख दो डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो दिस विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट a11 a13 a21 a23। और यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा a11 इंटू a2 माइनस a13 इंटू a21। तो ये तो बात होगी अपनी माइनर्स की। अब कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर कुछ नहीं है भाई, आप क्या करो, ये जो माइनर आया ना ये वाला, मान लो मैं बोलता जो m11 है, मैं बोलता कि c11 बताओ। तो कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोफैक्टर्स को अपन कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलता बताओ c11 क्या होगा, मतलब कोफैक्टर अपने को कौन से एलिमेंट का निकालना है, a11 का ही निकालना है। तो आप क्या करो, ये जो अपने पास माइनर है ना इसको लिख लो पहले तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनर m11। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ m11 लिख रहा हूँ। आप इस माइनर को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो -1 की पावर i प्लस जे। अब ये i और j क्या है, i और j है, ये कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, जैसे यहाँ 1 की बात हो रही है a11 की, तो यहाँ क्या होगा 1 + 1 इट विल बी 2, -1 की पावर 2 पॉजिटिव ही होगा भाई। तो यहाँ सिंपली अपना क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू m11। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से मान लो मैं बोलता बताओ c32 क्या होगा, तो यहाँ पे -1 की पावर 3 + 2 5 m32। तो ये बेसिकली हो जाएगा अपना -m32। तो सिंपली अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो अपन ने डिटरमिनेंट जब सॉल्व किया था अपने को पता था कि अपन -1 की पावर ये तो लेते ही है वहाँ पे भाई, ये चीज तो अपन वहाँ होती है भाई। अपन क्या करते हैं, जैसे मैं बात करूँ a11 के करस्पॉन्डिंग, तो वहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 करेंगे, इंटू में a11 आएगा, फिर उसके बाद में अपन उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जिस रो और कॉलम में उसको हटा के अपने पास में जो डिटरमिनेंट बचेगा, और इस डिटरमिनेंट को ही अपन क्या बोल रहे हैं, m11 बोल रहे हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो इनिशियल काम करते हैं -1 की पावर वाला इंटू m11, ये अगर काम हो गया कोफैक्टर में, तो बचा क्या डिटरमिनेंट निकालने के लिए, आप a11 से मल्टीप्लाई कर दो इसको m11 को। नेक्स्ट क्या करो, प्लस a12 को मल्टीप्लाई कर दो उसके कोफैक्टर से। तो बेसिकली यहाँ पे अपन इन फॉर्म ऑफ कोफैक्टर्स भी आप डिटरमिनेंट्स को लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कोफैक्टर के लिए अपन क्या यूज करें, मैं बोल देता हूँ 1 1, तो यहाँ पे i की पावर क्या होगा 1 + 1 2, तो 1 हो जाएगा। तो प्लस बेसिकली यहाँ यूज करेंगे, ये माइनस प्लस तरीके से यहाँ बात करूँ तो माइनस, ये प्लस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, आप ऑल्टरनेट चेंज करते जाओ। तो बेसिकली यहाँ पे अपन एक चीज और बोल सकते हैं, अभी अभी समझिए अपन ने कि मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है अगर, तो डिटरमिनेंट को अपन कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स। कैसे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ डिटरमिनेंट निकालना है ये वाला मेरे को, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अलोंग फर्स्ट रो, तो आप सिंपली क्या करो, दिस विल बी इक्वल्स टू a11 इंटू c11। तो बेसिकली यहाँ जब कोफैक्टर निकाला था तो यहाँ पे किस चीज की कमी थी, बस एक a11 की कमी थी, उससे मल्टीप्लाई कर दो कोफैक्टर को, तो अलोंग फर्स्ट जो एलिमेंट अपन एक्सपेंड करेंगे वो आ जाएगा, है ना। ये वाली चीज तो अपन ने डाल रखी है ये रही, और जो माइनस का पावर आता है वो भी है यहाँ पे, बचा क्या, सिर्फ a11 को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके सिमिलरली अपन क्या करेंगे, मान लो सेकंड एलिमेंट के अलोंग बात करें तो a12 इंटू c12 प्लस a13 इंटू 13। तो इस तरीके से अपन ने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, तो डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स। क्लियर है ना ये बात?
चलिए, ओके, नेक्स्ट अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इफ इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है, एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज जीरो। अब देखो, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मैं सपोज करो बोलता हूँ अपने पास में एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में ऑर्डर 2 का ले रहा हूँ, लेट्स से 1 2 3 4। यहाँ पे कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं फर्स्ट रो के, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो C11 अपना क्या होगा, तो यहाँ पे अपने को पता है कि भाई ये प्लस आएगा, इसके साथ माइनस, फिर माइनस और ये प्लस, -1 की पावर i प्लस j करते हैं वो पहले ही अपन यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं C11 क्या होगा, तो देखो ये 2/2 का है, तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, तो अपने पास आ जाएगा 4, तो प्लस का 4। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं C12, मतलब इसका कोफैक्टर्स। तो यहाँ पे बात करें तो साइन क्या आएगा, माइनस, और इस रो और कॉलम को अपन भूल जाते हैं तो अपने पास आता है 3, ये आएगा माइनस। अब अपन ने ऊपर क्या बोला कि यहाँ पे अगर सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट रो के अपन ने कोफैक्टर्स लिए, इन कोफैक्टर्स को अगर किसी अदर रो, मतलब अगर मैं सेकंड रो के साथ में क्या करूं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो उसका जो सम आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। करके देख लेते हैं भाई, अगर इन कोफैक्टर्स को मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा, वही अपन ने ऊपर देखा है भाई, है ना। बट अगर इस रो के अलावा मैं किसी और रो के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ एलिमेंट्स को, तो वहां जो सम आएगा वो 0 आएगा, वही यहाँ बात बोली है। तो कर लेते हैं, मैं बोलता हूँ लेट से अपन फाइंड कर रहे हैं C11 इंटू A21 जो कि ये एलिमेंट है भाई, प्लस C12 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो कि ये एलिमेंट है। तो इसका सम देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ से देखो मैं बोल सकता हूँ C11 अपना निकाल रखा है, दैट इज 4 इंटू A21 दैट इज 3, प्लस C12 दैट इज -3 इंटू A22 दैट इज 4, दिस इज 12 माइनस 0 आ गया भाई। और यही बात अपन ने बोली है। इसी तरीके से 3/3 का जो अपना डिटरमिनेंट होगा उसमें भी यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो किसी भी रो के कोफैक्टर्स को किसी अदर रो के एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हो तो वहां जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 0। क्लियर है ना ये बात। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान रखना है अपन यहाँ पे बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के। हमने बात कर रही थी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनका ही डिटरमिनेंट डिफाइन होता है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सपोज करो अपने पास एक मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे ये अपना 3/3 ऑर्डर का है। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से जो एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ओके, अगर इसका अपने को एडजॉइंट लेना है तो एडजॉइंट ऑफ ए को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ADJ एंड सिंपली आप कैपिटल ए लिखो, दैट विल बी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ। अब ध्यान से समझना है, ये जो हर एक एलिमेंट है ना यहाँ पे, इसके करोस्पॉन्डिंग अपने को कोफैक्टर्स निकालना है और वो कोफैक्टर्स निकाल के उनका अपने को एक मैट्रिक्स बनाना है। मतलब A11 के करोस्पॉन्डिंग जो C11 आएगा वो लिख देना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो दिस विल बी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C2 C33। तो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बोल देंगे एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, ट्रांसपोज में अपन क्या करते हैं कि जो रोज होती है उनको कॉलम बना देते हैं या फिर जो कॉलम है उनको रोज बना दें, एक ही बात है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं C11 C12, तो अपन जो रोज है उनको कॉलम बना दे रहे हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे C13। इसी तरीके से C21 C22 C23 एंड थर्ड जो कॉलम होगा दैट विल बी C31 C32 C33। ये अपना आ जाएगा एड। क्लियर है ना बात। ओके, नेक्स्ट अपने को अगर कोई 2/2 का मैट्रिक्स गिवन है तो उसका अगर एडजॉइंट निकालना है तो बड़ा ही सिंपल सा है वो। अब क्या करो, इफ A is a square matrix of order 2, then to find its adjoint just reverse the elements of its diagonal and change the signs of its off diagonal element। तो अगर अपने को order 2 का मैट्रिक्स गिवन है और उसका एडजॉइंट पूछा है तो आप क्या करोगे, रिवर्स कर देने हैं एलिमेंट्स कौन से, जो डायगोनल वाले हैं, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका अपने को जो साइन है वो चेंज कर देना है। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये अपने पास में एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं लेट्स से A11 A12 A21 A2। अगर अपने को इसका एडजॉइंट पता करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो दैट विल बी, आप इसके डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दो। तो A11 की जगह आ जाएगा अपना A22, ओके, और A22 की जगह आ जाएगा A1। दूसरा अपन ने बोला कि जो इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स उनके साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना -A12
एंड दिस विल बी -A2। क्लियर है ना? तो आप डायरेक्टली एडजॉइंट पता कर सकते हो अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स दिया है तो उसका। वहाँ कोफैक्टर्स वाले पार्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब अपन कुछ थ्योरम्स देखते हैं, विदाउट प्रूफ है ये, अपने सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है। तो थ्योरम 1 इज इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ध्यान रखना है इस स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मैं इसके एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों एक ही बात है एंड दिस विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहाँ पे आई क्या है अपना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। नेक्स्ट अपने पास में कुछ डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है। डेफिनेशन 1 क्या है? इफ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास में और उसका अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैट्रिक्स a को अपन बोलेंगे a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और डेफिनेशन नंबर 2 है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स a इज नॉन सिंगुलर। ओके, अब बढ़ते हैं अपन थ्योरम नंबर 2 पे। तो ध्यान रखना है इनके प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है। थ्योरम 2 क्या बोलती है? इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए मल्टीप्लाइड बी एंड बी मल्टीप्लाइड बाय ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं? नॉन सिंगुलर, और दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, a मल्टीप्लाइड बाय b या b मल्टीप्लाइड बाय a, तो वो दोनों ही जो मैट्रिसेस आएंगे अपने पास वो नॉन सिंगुलर होंगे, मतलब उनका भी जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा और ऑर्डर जो होगा उनका वो सेम होगा भाई। चलिए अब देखो यहाँ पे थ्योरम 1 में जो बात की थी ना, वहां से अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिराइव करेंगे जो आपको ध्यान रखना है। हमने क्या बोला? a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i। यहाँ पे a क्या है? अपना मैट्रिक्स है। तो फ्रॉम थ्योरम 1 अपन लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a इनटू मैट्रिक्स a will be equals to determinant of a multiplied by identity matrix। देखो इस चीज को अगर मेरे को प्रूव करना है तो अपन क्या करें? एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। मैं बोलता हूँ लेट से अपने पास में एक डिटर्मिनेंट a है जो कि 2 by 2 ऑर्डर का है और उसके एलिमेंट्स है लेट से 1 2 3 4। ओके, अब इसका एडजॉइंट निकालना है अगर मेरे को, एडजॉइंट ऑफ a, तो इसको इजीली कर सकते हैं अपन। इसके एलिमेंट्स को रिवर्स कर दें और ऑफ डायगोनल्स वाले के साइन चेंज कर दें, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आएगा 4 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 एंड दिस इज -3। ओके, अब कह रहे हैं कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए कर दूं तो बेसिकली अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए रो कॉलम यूज कर लेंगे भाई अपन। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए क्या आएगा? तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए अपन क्या करें? फर्स्ट रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी 4 -6। सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -2 + 2। नेक्स्ट अपने को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर देना है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, दैट इज 12 -12, दिस विल बी -6, दिस इज इक्वल्स टू -2 0 0 -2। तो देखो इसमें से मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्या? -2, ये अंदर बन जाएगा 1 0 0 1। तो दिस इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये -2 है ना, ये अपन ने क्या बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना अपने को, दैट विल बी 4 -6, दैट इज -2। बिल्कुल ठीक बात है भाई। बेसिकली किसके इक्वल आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आई, और यही अपन ने यहाँ बोला है भाई इस थ्योरम में। अब इस थ्योरम से अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिराइव करेंगे, वो बात करेंगे अपन अभी। तो मैं बोलता हूँ लेट से अपन एग्जांपल के लिए लेते हैं जो आई है ना, दैट इज ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो ए है अपन बेसिकली ए और आई जो दोनों क्या होंगे? सेम ऑर्डर के होंगे, तो ए भी 3 ऑर्डर का ही होगा। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर होगा, अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हर एक एलिमेंट से। तो दिस विल बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अपना बेसिकली क्या है? अपन ने बोला एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए विल बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स
डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, इधर तो बन जाएगा अपना डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0। इसका एलिमेंट लिख देते हैं भाई। ओके, अब अपन देखो, ये आगे बढ़ने से पहले एक थ्योरम 3 भी है अपने, तो वो क्या बोलती है, वो भी विदाउट प्रूफ है, तो आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। थ्योरम 3 बोलती है कि दो अगर अपने पास मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में है और उनका अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अपन ने ये भी समझा था कि अगर मान लो कुछ कॉमन निकालना है अपने को इससे बाहर, है ना, तो कॉमन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैं डिटर्मिनेंट ए इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ, हर एक एलिमेंट्स में से मैं डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, जब बाहर आएगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। एन क्या होगा, इसका जो ऑर्डर है, स्टार्टिंग में समझा था अपन ने, दैट इज 3। और यहाँ अपने पास अंदर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है भाई। ये हो जाएगा इनटू 1। और यहाँ से अगर अपन फर्दर इसको सॉल्व करें तो देखो ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, देखो ये डिवाइड में जाएगा तो क्यूब कट के स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। इसको ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। यहाँ से फर्दर अपन जनरलाइज करके बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1। एन इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। थ्योरम नंबर 3 अपन ने देख ही ली। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 4 क्या बोलती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स है ना उसका डिटर्मिनेंट 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। उसका प्रूफ है अपना, प्रूफ देखेंगे भाई। मैं बोलता हूँ लेट बी इनवर्स ऑफ फिक्स ए। अपने को पता है कि a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो बेसिकली यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल्स टू आई है। अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई बी विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 1 होगा, है ना। तो देखो अभी अभी अपन ने थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में और उनका डिटर्मिनेंट लेना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ b, ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये दोनों नंबर ही तो हैं। तो अगर मान लो a मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। और अगर ये 0 हुआ तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल कैसे आ सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि वो सिंगुलर है कि नहीं। अगर सिंगुलर नहीं है तभी अपन उसका इनवर्स ले पाएंगे। क्लियर है ना बात। चलिए यहीं से फर्दर अपन ये भी बोल सकते हैं, अपने को पता है a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a, वो अपना किसके इक्वल आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ से अगर मैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ a एक नंबर है इसके डिवीजन में ले जाऊं तो क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a विल बी इक्वल्स टू i। तो ध्यान से देखो a के साथ में एक दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और नेट रिजल्ट आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है दिस इज इनवर्स ऑफ a, क्योंकि अपन ने बात की ना a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू i, दिस implies that b is inverse of a। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, a inverse will be equals to 1 upon determinant of a into एडजॉइंट ऑफ ए। और इनवर्स निकालने का यही फॉर्मूला होता है अपने पास। क्लियर है ना ये बात। चलिए तो ये अपने थ्योरम नंबर 4 हो गई। नेक्स्ट अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। पहला जो एप्लीकेशन देखा था अपन ने डिटर्मिनेंट्स का, वो क्या देखा था, एरिया निकालने के लिए, किसका, ट्राइंगल्स का। अब अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो एप्लीकेशन क्या देखेंगे अपन इसका, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल। और क्या देखेंगे अपन, चेक करेंगे, चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, 9th-10th में पढ़ा है ना कि लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब वहाँ पे सॉल्यूशन होगा, अगर इनकंसिस्टेंट है तो वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, लीनियर इक्वेशंस का। पहले वही बात कर लेते हैं। अपन बात करेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट में भी क्या हो सकता है,
वन और मोर। और ये कंसिस्टेंट सिस्टम किसकी बात कर रहे हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है भाई ये। और ध्यान रखना है अपने सिलेबस में सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है? लिख भी देता हूं मैं इन आवर सिलेबस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस ओनली, ये अपने सिलेबस में। तो चलिए वन बाय वन करके चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये जो पार्ट है ना, ये अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था थोड़ा सा, यहाँ पे और बेटर तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट्स से अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है दैट इज लेट्स से a1x plus b1y plus c1z equals to d1. Second equation is a2x plus b2y plus c2z is equals to d2. And third is a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि अपने पास एक लेट्स से मैट्रिक्स है A और वो मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अपन जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लेते हुए मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो दिस इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। नेक्स्ट अपने पास में एक मैट्रिक्स है x और उसके जो एलिमेंट्स हैं, और ये अपना कॉलम मैट्रिक्स है भाई x y एंड z। एंड अपने पास एक b मैट्रिक्स है, वो भी अपना कॉलम मैट्रिक्स ही है, और इसके एलिमेंट्स जो हैं दैट इज d1 d2 एंड d3, d1 d2 एंड d3। अब ध्यान से देखो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इनको अपन कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं a को x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां से फर्स्ट एलिमेंट आएगा भाई। तो ध्यान से देखो ये क्या बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, क्योंकि यही है। और इसको अगर मैं इक्वल कर दूं इसके, तो वो d1 किसके इक्वल हो जाएगा? वो एलिमेंट d1 के। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी वहां से। इसी तरीके से दूसरी आ जाएगी, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इक्वल्स टू d2 रखो। तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम में बोल देता हूँ इसको, एज a मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल्स टू b। अब यहाँ पे अपने पास में दो केसेस हो सकते हैं। दो केसेस क्या होंगे? केस 1 की बात कर रहे हैं, व्हेन a इज नॉन सिंगुलर। a नॉन सिंगुलर इसका मतलब a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? देखो अपने को पता है ए एक्स इक्वल्स टू बी है, तो मैं क्या करता हूँ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। एक्स निकालना चाह रहे हैं, बेसिकली अपने को क्या निकालना पड़ेगा इसमें? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई और जेड। तो मतलब अगर ये मेरे पास में डिटरमिनेंट आ गया और इधर एक डिटरमिनेंट आ गया राइट हैंड साइड में, यहाँ पे अगर मान लो मैं सिर्फ एक्स रहे लेफ्ट हैंड में और ये जो है यहाँ पे और कुछ नहीं रहे, यहाँ एक अपने पास एक डिटरमिनेंट आ जाए, मल्टीप्लाई करके अपन क्या करेंगे वहाँ से एक डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो दोनों डिटरमिनेंट अपन इक्वल करेंगे तो यहाँ एक्स वाई और जेड मिल जाएगा अपने को। तो अपन वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में से ए को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो इधर बनेगा ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया भाई, I इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं x विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। यहाँ से अपने पास में लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये तो केस 1 है जब अपना a नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अपन a इनवर्स निकाल सकते हैं, डिफाइंड होगा। सेकंड केस क्या होगा? अगर मान लो a सिंगुलर हुआ तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे? a इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा? केस 2 व्हेन a इज वाला इज है भाई, इज सिंगुलर। सिंगुलर इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आपको कुछ इक्वेशंस दे दिए और बोलता है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है भाई a डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। अगर 0 है, नहीं है तब तो ये ऊपर वाला लगा देंगे, ठीक है। और अगर इक्वल्स टू 0 आ जाए तो नेक्स्ट आपको क्या करना है? कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बी। देखो ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखो अपने पता है कि यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा ना, तो ए इनवर्स क्या होता है? दैट इज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और मल्टीप्लाइड में बी है अपने। अब अपन क्या कह रहे हैं इस केस में? अपन कह रहे हैं कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल्स टू 0 आ गया ना, तो आप क्या करो, ये दो चीज निकालो इनका मल्टीप्लिकेशन। अगर इफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बी इज नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो उस केस में देन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। आपको ये बता के आ जाना है। और अगर ऐसा आ जाए इफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई इक्वल्स टू 0 या जीरो मैट्रिक्स आ जाए अपना, तो इस केस में दो चीजें हो सकती हैं। देन सिस्टम में बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होगा, और कंसिस्टेंट कैसे होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। और इट मे बी इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। सिर्फ आपको इतना बता देना है। तो बेसिकली आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाता है तो उस केस में दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। एग्जाम में आपको सिर्फ ये चीज लिख के आ जानी है, आपको चेक करके। यहाँ पे आपको आगे फर्दर सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ यूनिक वाला है। और यूनिक कहाँ निकलेगा?
सॉल्यूशन जब ए मेरा नॉन सिंगुलर, ये वाले को अपने को सॉल्व क्लियर है ना ये बात। तो चलिए यहाँ पे अपना थ्योरेटिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब अपन बढ़ते हैं पीवाईक्यूज पे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2024 में पूछा गया था 5 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट है ये टाइप। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस दीज टू हैंड्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले अपने को प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। दो मैट्रिसेस हैं अपने पास में 1 2 -3 2 3 2, दिस इज 3 -3 माइनस, और ये मल्टीप्लाई है अपना -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। यहाँ पे अपने को रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप इसको सोल्व करके देखना है आपको ना। तो दिस विल बी 67। उसके बाद में फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो दिस विल बी जो आएगा वो आएगा 0। देखो कैसे, तो 1 को मैं 17 से मल्टीप्लाई किया 17, 2 को किया तो 10, एंड -3 को 7 से किया तो -27। तो 27 -27 0 ही होएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे जब करोगे तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, सेकंड रो में जब बात करेंगे तो यहाँ 0 आएगा 67, दिस इज 0 0 0 67। तो बेसिकली अपने पास में जो मैट्रिक्स मिला ना अपने को, दिस इज 67i। 67 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, पूरे मैट्रिक्स में से, तो ये बनेगा 67i। ओके, अब ध्यान से देखना, अपने पास में जो इक्वेशन गिवन है ना उनका अपन मैट्रिसेस बनाते हैं। मैं बोलता हूँ x + 2y - 3z = -4 दिया अपने को, 2x + 3y + 2z that is equals to 2, this is 3x - 3y -4z = 11। तो अपन इसको, अपने को अभी पढ़ा था, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं। मैं बोलता हूँ लेट्स से मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके कोएफिशिएंट्स। तो ये अपने पास में आ जाएगा 1 2 -3, सेकंड में आ जाएगा 2 3 2 3 -3 ओके। दूसरा अपन इसी करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स x डिफाइन कर सकते हैं जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगा, दैट विल बी x y एंड z, एंड बी भी अपन डिफाइन कर सकते हैं जो कि होगा -4 2 एंड 11 के इक्वल। और यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि x विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b। अब ध्यान से देखना है आपको, ऑब्जर्व करो कि ऊपर जो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन दिया था ना उसमें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है ना? ये ऊपर वाला भी ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा आया 67i। तो मैं इसको बोल देता हूँ लेट्स से दिस इज 1। ठीक है, तो मैं फ्रॉम 1 लिख रहा हूँ, फ्रॉम 1 ए मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से अपने पास में दूसरा मैट्रिक्स है सी, और वो अपने को दे रहा है 67i ना। इसको मैंने ए बोल दिया भाई, ये तो ए ही है अपना, और ये जो है इसको सी बोल दिया। तो यहाँ पे अपने को मिल रहा है 67i। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ए मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैं 67 को डिवीजन में ले आऊं तो 1/67 इंटू सी, सी भी एक मैट्रिक्स है अपना, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो बना अपना दिस इज ए इनवर्स। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/67 मल्टीप्लाइड बाई सी। और सी मैट्रिक्स अपन ने किसको लिया है, तो ये दूसरा अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला ना। इसको अपन लिख लेते हैं भाई। तो ए इनवर्स अपना क्या आया, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/67 मल्टीप्लाइड बाय सी, सी मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ, दैट इज -6 17 3 14 3 9, और ये जो वैल्यू है अपन यहाँ रख देते हैं भाई। बी अपने को यहाँ पता ही है, बी क्या है, इज दिस, ए इनवर्स अपने को पता लग गया। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं x विल बी इक्वल टू 1/67 मल्टीप्लाइड बाय -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 मल्टीप्लाइड बाय b। b अपना कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है -4 2 एंड 11। दिस इज इक्वल टू x y z x, तो अपन ने लिख लिया है कम्प्लीटली। तो ये हो जाएगा 1/67। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ भी क्या करेंगे भाई, कॉलम रो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी 201 -134 67, और 1/67 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 3 -2 एंड 1। तो यहाँ से बोल देंगे देयरफॉर भाई ये दोनों इक्वल है मैट्रिसेस, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो
x की वैल्यू ये, y की ये और z की ये। तो यहाँ से बोल देते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू -2 एंड z इज इक्वल्स टू, यही अपना क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 3 मार्क्स का पूछा गया था। बोल रहा है a अपने पास में एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे अपने को बताना है कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, हेंस फाइंड a इनवर्स। ऐसा क्वेश्चन अपन ने ध्यान हो तो मैट्रिसेस में भी किया था, है ना, वही है सेम टू सेम। तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले अपने को निकालना क्या है, a गिवन है अपने को, दैट इज 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ओके, तो अपने को ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि ये नल मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई a। तो अपन क्या करेंगे 1 2 2 2 1 2 2 1, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। दिस इज 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो यहाँ जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, अपनी ये ए स्क्वायर निकाल रहे हैं भाई, है ना, तो यहाँ से अपने को मिलेगा 9 8 8 8 9 8। भाई रोज को कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया है तो ये फर्स्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद इसी तरीके से सेकंड करोगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, इसी के साथ इसी करोगे तो थर्ड आ जाएगा। इस तरीके से सेकंड जो रो है इसको इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा, वो करोगे एंड सो ऑन आ जाएगा ना। ये आपने बात कर ली है। नेक्स्ट अपने को बात करनी है 4a की। ए पता है तो 4a को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई ए को, तो दिस इज 4 8 8 8 4 8 8 माइनस 5i। ये क्या होगा, 3/3 का ही लेना आई भी, ये हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0। अब अपने को एक्सप्रेशन रख देना, तो यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इज वॉट 9 8 8 8 9 8 8 9 माइनस 4a अपने को पता है दैट इज 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5i अपने को पता है दैट इज 0 0 0 5 0 0 0। तो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करना है भाई, तो यहाँ से अपना आएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5 माइनस सेम टू सेम करना अपने को। तो यहाँ से अपने को दिख ही रहा है ये किसके इक्वल आएगा, नल मैट्रिक्स। सब जीरो जाएंगे भाई, -5 करोगे तो इससे करोगे, इसको इसमें माइनस करोगे तो जीरो हो जाना है। तो ये तो प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। अब अपने को ए इनवर्स भी निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को पता है कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i प्लस 2 आ गया नल मैट्रिक्स। अब अपन यहाँ पे देखो, अगर मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे दोनों तरफ, तो ए इनवर्स से करें तो ए बचेगा, यहाँ करेंगे तो 4i हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5a इनवर्स, क्योंकि a इनवर्स i जो होगा a इनवर्स ही हो जाएगा। यहाँ से अपन a इनवर्स इजीली निकाल पाएंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स बोथ साइड्स। प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a इनवर्स a इंटू a, इनको एक साथ लिख लेते हैं, -4a इनवर्स a माइनस 5a इनवर्स i इज इक्वल्स टू a इनवर्स नल मैट्रिक्स। ये तो जीरो हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा भाई अप्लाई करोगे। ये i इंटू a बनेगा तो बेसिकली a ही बचेगा, -4i माइनस 5a इनवर्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से इसको अगर अपन इस साइड लाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई। तो दिस विल बी 5a इनवर्स विल बी इक्वल्स टू a माइनस 4i। 5 को डिवाइड कर देते हैं उधर, a इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1/5 ऑफ a माइनस 4i। और निकाल लेते हैं यहाँ से a इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स a लिख लेते हैं भाई। ये गिवन है 1 2 2 2 1 2 2 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ i, तो ये बनेगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो a इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1/5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास आएगा -3 2 माइनस 0 इज 2 2 2 माइनस 3। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने को दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो बताना था a इनवर्स, दूसरा अपने को ये बताना था कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अपन ने बता ही दिया था यहाँ पे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो असर्शन बोल रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 144 देन द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज +-12। ओके, देख लेते हैं। तो अपने को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। n क्या थे, ऑर्डर ऑफ ए, जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर। तो यहाँ से अपने को बोल रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 144 है। 144 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ऑर्डर क्या है 3 स्क्वायर। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा +-12। बिल्कुल ठीक बात है भाई ये तो। और इसका रीजन क्या बोल रखा है, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। वही अपन ने यूज किया है इसको निकालने के लिए, तो रीजन भी ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड आर both are correct and R is correct explanation of A, clear है ना। चलिए फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4।
2023 में पूछा गया था 2 मार्क्स का। एरिया फाइंड करना है अपने को ट्रायंगल PQR का और वर्टिसेस दे दिए हैं इसके PQR। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ यूजिंग डिटरमिनेंट्स। कर लेते हैं भाई। तो अपने को पता है कि एरिया जो होगा ट्रायंगल PQR का दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स 3 1, Q के 9 3, R के 5 7, साथ में एक कॉलम 1 1 1 का बना दो। यहाँ से निकाल लेते हैं दैट इज हाफ ऑफ। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो के अलोंग, तो यहाँ लिख भी देना है आपको टेंशन अलोंग R1 1। तो हाफ ऑफ, तो यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 माइनस 7 माइनस 1 टाइम्स ऑफ 9 minus 5 plus 1 times of 3 minus 15 will be half of minus 12 minus 4 plus will be half of 32 and this is in square unit। इसका एरिया है। अब अपने बोल रहा है ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ लाइन ना, तो मैं बोल देता हूँ सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ PQ। मैं बोलता हूँ लेट एक पॉइंट A है x, y लाइज ऑन PQ। तो अगर PQ पे लाई कर रहा है ना, P के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, ये जो है इसके कोऑर्डिनेट है 3, 1 और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको है 9, 3। और अपने बोला कि इस PQ को ज्वाइन करने वाले लाइन पे कोई एक पॉइंट A है, तो PQA का जो एरिया होगा एक ट्राइंगल PQA का वो 0 होगा क्योंकि कोलैप्स कर गया ट्राइंगल, है ना, कोलिनियर पॉइंट हो गए। यहाँ से अपन बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQA विल बी इक्वल टू 0 और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 3 1, Q का 9 3, A के XY, यहाँ पे 1 1 1 देते हैं भाई, ये इक्वल टू 0 होगा भाई। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसको। दिस विल बी हाफ फर्स्ट रो के अलोंग अपन एक्सपेंड कर रहे हैं टेंशन अलोंग R1। दिस विल बी प्लस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 1 इंटू 9 माइनस x प्लस 1 इंटू 9y माइनस, ये इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से ये 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा भाई, तो ये चीज़ लिख लेते हैं। दिस विल बी 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो ये 9 से 9 कट गया अपना, माइनस 3y प्लस 9y दिस इज 6y एंड दिस इज x माइनस 3 माइनस 0। 2 अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा 3y माइनस x इक्वल्स टू 0 और यही अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन की। तो यहाँ से अपन लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 16 स्क्वायर यूनिट एंड इक्वेशन ऑफ PQ लाइन इज 3y माइनस x 0। अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। 2023 में पूछा गया था, MCQ टाइप क्वेश्चन है। अपने को एक सिंगुलर मैट्रिक्स दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो ये सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, देख लेते हैं। Determinant of x2 3x minus 1 equals to 0. So this will be x square minus x minus 6 equals to 0। क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x आ गया माइनस 2, एक x आया 3। दो वैल्यूज आई, इनके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, पॉसिबल वैल्यूज। 3 इंटू माइनस 2 क्या होगा, माइनस, यही अपना आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन जो कि 2023 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है गौतम बाइज 5 पेन्स 3 बैग्स 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड पेज ₹160 फ्रॉम द सेम शॉप। विक्रम बाय करता है 2 पेन 1 बैग और 3 इंस्ट्रूमेंट, उसको लगते हैं 190 रुपए। अंकुर भी बाय करता है सेम शॉप से, तो ये 1 पेन 2 बैग और 4 इंस्ट्रूमेंट खरीदता है, 250 रुपए देता है। ओके, तो बोल रहा है फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मैट्रिक इक्वेशन AX इक्वल्स टू B। तो बेसिकली अपने को क्या है, पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेंगे ये वाले की। तो मैं बोलता हूँ लेट प्राइस ऑफ 1 पेन कोमा 1 बैग एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बी ₹X ₹Y एंड ₹Z रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5x प्लस 3y प्लस 1z दैट इज z इक्वल्स टू 160। सेकंड विक्रम के लिए बात करें तो विक्रम 2 पेन खरीदता है 2x प्लस 1y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 190 एंड अंकुर जो है दैट इज 1 पेन खरीदता है x प्लस 2 बैग 2y प्लस 4z इज 250। तो यहाँ पे a क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स जो बनेगा वो कोफिशिएंट्स का बनेगा इनके। तो 5 3 1 2 1 3 1 2 4। x जो होगा दैट विल बी XYZ एंड b की बात करें तो वो बनेगा 160 190 एंड 250। ओके, मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखना है इसको, तो AX इक्वल्स टू B। So this will be
5 3 1 2 1 3 1 2 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 160 90 255। ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में बोल रहा है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए है ना, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ए डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट 5 3 1 2 1 3 1 2 4। तो यहाँ पे सेकंड कर रहे हैं अपन, एक्सपेंड कर रहे हैं अपन, एक्सपेंशन अलोंग रो 1। तो यहाँ पे इस पे प्लस माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 8 माइनस 3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 4 माइनस। तो दिस विल बी माइनस 10 माइनस 15 प्लस 3। तो माइनस 25 प्लस 3 दैट इज माइनस 22। ना आंसर हो जाएगा भाई। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। थर्ड में पूछ रहा है फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला पता है। ए इनवर्स क्या होता है अपना? दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ। ये अपन यूज कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट में अपने से पूछा है ए इनवर्स क्या होगा। दिस विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि अपन ने निकाला है भाई, ये निकाल रखा है ऊपर। अब अपने को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो दिस विल बी ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 22 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे हर एक एलिमेंट के। तो निकाल लेते हैं, करके बता रहा हूँ पूरा ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख लेता हूँ। ए अपने पास में है 5 3 1 2 1 3 1 2 4। ओके, तो यहाँ पे अपन हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले अपन C11 निकाल लेते हैं, मतलब फर्स्ट 5 का जो है। तो यहाँ पे देखो अपन पहले साइन लिख देते हैं इसका। ये क्या होगा? प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इजी रहेगा यहाँ से। तो C11 निकालते हैं अपन। C11 निकालने के लिए क्या करेंगे? प्लस का तो साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन इस रो और कॉलम को भूल जाएंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हुए लिख लेंगे। दिस विल बी 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2। इसी तरीके से अगर मैं C12 निकालता हूँ तो इस बार माइनस के साथ आएगा, क्योंकि 3 के साथ साइन क्या है? माइनस। तो इस बार इस रो और कॉलम को भूल जाते हैं। दिस विल बी 8 माइनस 3 दैट इज 5, हो जाएगा माइनस 5। इसी तरीके से सिमिलरली अपन C13 निकालेंगे तो वो आएगा प्लस का करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? तो इसको भूलना पड़ेगा। 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो C21 क्या आएगा? माइनस 10। आप करके देख लेना। C22 जो आएगा दैट विल बी 19 एंड C23 विल बी इक्वल्स टू माइनस 7। सिमिलरली C31 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8 C32 will be equals to minus 13, C33 will be equals to minus 1। अब अपने को एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे Cij जो है वो फैक्टर है, ये Aij, ये अपने को बता देना है। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ इसका मैट्रिक्स जो कि इसके कोफैक्टर से बनेगा। दैट इज सबसे पहले C11 माइनस 2 माइनस 5 3 माइनस 10 19 माइनस 7 8 माइनस 13 माइनस। बस ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? रोज को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 5 3 माइनस 10 19 माइनस 7 8 माइनस 13 माइनस 1। यहाँ से अपन इजीली ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स अपने को पता है दैट इज 1 अपॉन माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। माइनस 2 माइनस 10 8 माइनस 5 19 माइनस 13 3 माइनस 7 माइनस। तो यही अपना आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। ओके, तो यहाँ पे अपना चैप्टर और वीडियो दोनों फिनिश होते हैं। साथ में क्लास 12th का जो भी सिलेबस था वो अपन ने कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।